Hello everyone, welcome to Easy Programming channel. Today we are here to study the second unit of engineering chemistry, that is spectroscopy. Before starting spectroscopy, let us know what is spectroscopy. Spectroscopy क्या होती है? Spectroscopy एक ऐसा टेक्निक है, it is a branch of science which deals with the determination of structure of compound, or we can say साइंस का एक ऐसा ब्रांच जो कंपाउंड के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में हेल्प करे, दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी. एज वी कैन सी इट इज अ टेक्निक टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड. ओके, अगर आपके पास कोई कंपाउंड है, एक पाउडर कंपाउंड है और समथिंग इन लिक्विड स्टेट, कंपाउंड किसी भी स्टेट में हो सकता है आपका, सॉलिड, लिक्विड और गैस. अगर आपको वो दे दिया जाए और आपको पता करना हो कि वो कौन सा कंपाउंड है, अगर आपके पास एक कंपाउंड है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, or we can say if you are having this compound but you don't know whether it is aldehyde or ketone, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की वजह हम लोग के कंपाउंड के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं. हम ये जानते हैं कि ये एक एल्डिहाइड है जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो सकता है, बट अगर हमें पता ना हो कि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, इसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग ये टेक्निक यूज करते हैं. इस टेक्निक का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? इंटरैक्शन ऑफ मैटर विथ दैट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. हमारे मैटर और कंपाउंड को जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इंटरैक्ट कराते हैं, उसके बाद जो इंफॉर्मेशन हमको मिलती हैं वो हमें बताता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक. तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने देखा कि इंटरैक्शन होता है हमारे कंपाउंड के साथ, मैटर के साथ, जिससे कि हमको इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. अब हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी की नीड क्यों पड़ी, स्पेक्ट्रोस्कोपी ही क्यों हमने किया, क्यों पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी के आने से पहले क्या होता था, ये हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में. ठीक है, इसमें क्या होता है कि क्लासिकल मेथड जैसा कि हम लोग देखें उसमें बहुत सारे टेस्ट होते थे. अगर आपके पास कंपाउंड में नाइट्रोजन है, हैलोजेंस है, सल्फर्स हैं, या बहुत सारे एलिमेंट्स अगर आपके पास उस कंपाउंड में है, तो उस कंपाउंड को जानने के लिए उसके अंदर क्या क्या है, एलिमेंट्स, फंक्शनल ग्रुप, ये सब जानने के लिए बहुत सारे टेस्ट होते थे. इवन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की भी टेस्ट होती थी. मेल्टिंग पॉइंट कितनी है, डेंसिटी कितनी है, अगर हमारा कंपाउंड लिक्विड है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है. तो देयर वर सेवरल स्टेप्स होते थे जिसको हम लोग फॉलो करते थे. उसके बाद हम लोग उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर को बताते थे. बट उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर को बताने के दौरान इसमें टाइम कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो जाता था. कभी कभी हो सकता था वो एक हफ्ता ले ले टाइम, एक महीना ले ले, 2 महीने ले ले, तो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर हमें डिटरमाइन हो जाता था, बट इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू डिटरमाइन दैट स्ट्रक्चर. कभी कभी ऐसा भी होता था कि जो स्ट्रक्चर मिला वो गलत मिल गया. हमने इतने फॉलोइंग पैरामीटर्स को फॉलो किया, रिएजेंट्स यूज किया, टेस्ट किया, टाइम दिया उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर को जानने के लिए, बट हमारा जो स्ट्रक्चर था वो गलत हो गया. गलत हम कैसे बोलेंगे जब हमने जो सोचा वो चीज़ नहीं मिल पाया और आगे की जो फर्दर स्टेप्स होते वो हमारे गलत हो गए. तो इसमें हमारे टाइम का लॉस हो गया. क्लासिकल मेथड्स में रिएजेंट्स के लॉस हो गए, बहुत सारे हमारे एनर्जी की वेस्टेज हो गई. बट स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऐसा कुछ नहीं होता है. स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये एडवांटेजेस हम लोग देखेंगे जो कि हमारे क्लासिकल मेथड के ओवरकम करते हैं. जैसा कि आप पहला देख सकते हैं, इट रिक्वायर्स लेस टाइम एज कंपेयर टू दैट ऑफ क्लासिकल मेथड्स. स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स में इसमें एक स्पेक्ट्रोमीटर होता है जिसमें कि आप अपने कंपाउंड को डाल देते हैं, उसके बाद वो विद इन 5 सेकेंड और 10 सेकेंड आपको पूरे कंपाउंड के स्ट्रक्चर को बता सकता है. तो दैट इज द एडवांटेजेस कि हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों पढ़ रहे हैं, क्लासिकल मेथड से हम लोग क्यों नहीं फॉलो करते. दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज ओवर क्लासिकल मेथड. दूसरा, क्लासिकल मेथड में टेस्ट करने के दौरान हमारे जो कंपाउंड होते थे, अगर हमारी कंपाउंड की क्वांटिटी 2 ग्राम है तो टेस्ट करते करते हमारे पास लास्ट में जो कंपाउंड की क्वांटिटी बच जाती है, हो सकता है वो 0.2 मिलीग्राम बच जाए. तो इसमें हमारे कंपाउंड के क्वांटिटी का वेस्टेज हो रहा है. बट स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऐसा कुछ नहीं होता है, जो कि हमारा सेकेंड एडवांटेज है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, कि इट रिक्वायर्स लेस क्वांटिटी ऑफ द कंपाउंड. मतलब इवन
1 milligram is sufficient to determine the structure of the compound. जैसा कि हमने बोला कि अगर आपके पास 2 ग्राम के कंपाउंड है, तो इफ यू टेक 0.1 milligram out of that to determine the structure of the compound, still you left with 1.9 ग्राम. आपके पास इतनी क्वांटिटी बची है अभी आपके कंपाउंड के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए, या और फर्दर आपको अगर उस कंपाउंड के साथ कुछ टेस्ट करना है या फर्दर रिएक्शन पे प्रोसीड करना है, तो स्टिल यू हैव दिस मच अमाउंट ऑफ क्वांटिटी विच यू कैन यूज फर्दर. तो ये हमारा सेकेंड एडवांटेज होता है ओवर क्लासिकल मेथड. अब ये थर्ड एडवांटेज हम लोग देखेंगे जो कि मेन होता है. इसमें क्या होता है कि आपने जो कंपाउंड 0.1 मिलीग्राम हमने यहाँ जो देखा यूज किया स्पेक्ट्रोमीटर में, उसको स्टिल आप रीगेन कर सकते हो और further analysis of that product can be used by this quantity, or we can say we don't have loss of product, still we have 2 ग्राम. अगर हम लोग क्लासिकल मेथड करते तो 2 ग्राम से हमें 0.1 मिलीग्राम बच रहा था, बट यहाँ से हमें 2 ग्राम का 2 ग्राम मिला. तो there is no deterioration of compound in this method. जैसा कि हमने पहले देखा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारा कंपाउंड का इंटरैक्शन होता है विद दैट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे जैसा ही हम सुनते हैं हमारे पास आता है क्या? लाइट. लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसके पास 2 पार्ट नेचर होता है. दैट लाइट हैव डुअल नेचर. जैसा कि हम लोग अपने लोअर क्लासेस में जानते थे, इट हैज पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर. पार्टिकल नेचर में क्या होता है? लाइट हमारा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है लाइक दिस. ओके, बट ये जो मूवमेंट होती है लाइट की, ये कुछ प्रॉपर्टीज को, और वी कैन से द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट डज नॉट एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट फिनोमेना लाइक interference, refraction, diffraction, etc. The particle nature does not explain the important phenomena like interference, diffraction, refraction, etc. But हमारे पास जो वेव नेचर है पार्टिकल की, वो इस सारे ड्रॉबैक को जो हमारे पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, वो वेव नेचर हमारे उस सारे फिनोमेना को एक अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं. वेव नेचर में हम जैसे जानते हैं कि इट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव. वेव कैसे होते हैं? हमारे वाटर के वेव्स कैसे हम लोग जनरली बच्चों छोटे क्लास में बनाते थे लाइक दिस. तो सिमिलरली जो हमारी लाइट होती है उसका वेव नेचर, इट ट्रैवल्स लाइक अ वेव. आइए देखते हैं वेव नेचर क्या हो. जैसा कि हमने पहले देखा कि पार्टिकल नेचर हमारा शो करता है कि लाइट हमारी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, बट वेव नेचर हमारा क्या होता है कि इट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. जैसे कि हमारे वेव्स होते हैं इस फॉर्म में, हमारी वेव नेचर ऑफ लाइट मूव करती है. ठीक है, तो वेव नेचर, अकॉर्डिंग टू वेव नेचर ऑफ द रेडिएशन, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. इट मीन्स कि हमारे जो वेव नेचर होते हैं, रेडिएशंस हमारे ऑसिलेट करते हैं. ये हमारा शो करता है ऑसिलेशन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारा 2 वर्ड से मिला हुआ है. इलेक्ट्रो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटो दैट इज मैग्नेटिक फील्ड. तो हमारे जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो ऑसिलेट कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. तो इनके जो डायरेक्शंस होती है हमारे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, अगर ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जो रेड वाली लाइन है ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इसके परपेंडिकुलर है. एज वी कैन सी, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी? इस डायरेक्शन में, एक दूसरे के परपेंडिकुलर. इसके परपेंडिकुलर ये और इसके परपेंडिकुलर ये. तो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन को, और जो कि ऑसिलेट करते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. ये हमारे वेव नेचर से हमें पता चलता है.
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के कुछ पैरामीटर्स होते हैं और वी कैन से वेव नेचर के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होते हैं हमारे वो पैरामीटर्स। अब हम देखेंगे कि हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के कितने डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। तो उस पैरामीटर के लिस्ट में पहला आता है वेवलेंथ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वेवलेंथ क्या होता है, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन टू ट्रफ और टू क्रेस्ट। अब ये ट्रफ और क्रेस्ट क्या है? ट्रफ क्या होता है, अगर हमारा वेव ऑसिलेट कर रहा है लाइक दिस, तो दिस इज नोन एज क्रेस्ट एंड दिस इज नोन एज ट्रफ, और वाइस वर्सा वी कैन से दिस इज ट्रफ और क्रेस्ट। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को एडजेसेंट, हमारे जो ट्रफ और जो क्रेस्ट होंगे वो हमारे एडजेसेंट होंगे, तो इनको हम लोग बोलते हैं लैम्डा, और वी कैन से इट इज अ वेवलेंथ। इन दो ट्रफ और क्रेस्ट, ये क्रेस्ट है कि ट्रफ, तो जो क्रेस्ट होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे C से, और जो ट्रफ होता है हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे T से। दो एडजेसेंट क्रेस्ट के डिफरेंस के को बोलते हैं हम लोग वेवलेंथ। इसको हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय लैम्डा। इस लैम्डा से हम लोग इस वेवलेंथ को डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट हम लोग अगर बोलें, हम लोग यूज करते हैं सेंटीमीटर, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम। जनरली हम लोग ये यूज करते हैं। तो ये वेवलेंथ की हमारी यूनिट होती है। वेवलेंथ क्या होती है और इसको कैसे डिनोट करते हैं? मैथमेटिकली वेवलेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं C बाई न्यू, वेयर C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि C हमारा वेलोसिटी होता है और C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की ये फिक्स्ड वेलोसिटी होती है, और न्यू हमारी फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की। कोई भी पर्टिकुलर लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है, न्यू इज रिप्रेजेंटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो लैम्डा की वैल्यू हम रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली C बाई न्यू। नेक्स्ट पैरामीटर हमारे पास आता है वेव नंबर। ये वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर एज वी कैन सी इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इन सेंटीमीटर। अगर हमारे पास कोई वेवलेंथ है जो कि सेंटीमीटर में है, और अगर हम लोग उसको रिवर्स में लिख दें, तो ये हमारा क्या होता है? वेव नंबर। इसको हम लोग जैसे कि वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से, उसी तरह वेव नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं न्यू बार से। न्यू बार इज इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा। लैम्डा इज इन सेंटीमीटर इनवर्स। हम लोग ये बोल सकते हैं कि वेव नंबर एक सेंटीमीटर में कितनी वेव्स प्रोपोगेट कर रही हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेव्स विच कैन पास थ्रू इन पर्टिकुलर 1 सेंटीमीटर रेंज, ये हमारी वेव नंबर होती है। वेव नंबर की यूनिट जैसा कि हम लोग देख सकते हैं इनवर्स होती है सेंटीमीटर के, तो यूनिट हमारी होती है सेंटीमीटर इनवर्स 1 बाई सेंटीमीटर। ये हमारी वेव नंबर की यूनिट होती है। नेक्स्ट पैरामीटर हमारे पास होता है फ्रीक्वेंसी। तो आइए देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है हमारी नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। मतलब कि अगर हमारी वेव 1 सेकेंड में कितने साइकिल को कंप्लीट करती है। अब हमारा साइकिल कहाँ से शुरू होगा? अगर हमारा वेव ऐसे शुरू हो रहा है, एक साइकिल कंप्लीट तब होगी जब एक ट्रफ और एक क्रेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा क्रेस्ट है, ये हमारा ट्रफ है। तो 1 साइकिल विल बी कंप्लीटेड इफ इट हैज 1 ट्रफ एंड 1 क्रेस्ट। ये हमारी एक साइकिल कंप्लीट होगी। नेक्स्ट साइकिल हमारी कहाँ से शुरू होगी? ये, तो ये न्यू साइकिल शुरू हो गई। तो फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि हमारे 1 सेकेंड में ऐसी कितनी साइकिल्स बन जाएंगी, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। इफ लाइट में अगर हमारे पास 1 सेकेंड में ये साइकिल कंप्लीट हो रही है, कितनी साइकिल हुई? 1 2 3। 1 सेकेंड में हमारे पास 3 साइकिल्स कंप्लीट हुई, तो फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी होगी? 3 यूनिट। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 3 यूनिट। अब इसको डिनोट हम लोग करते हैं न्यू से। अब इसकी यूनिट क्या होती है? जैसे कि हम बोल रहे हैं कि साइकिल 1 सेकेंड में कितनी कंप्लीट होगी, तो वो ही हमारी बताएगी कि इसकी यूनिट कितनी होती है। तो साइकिल पर सेकेंड। अब साइकिल की तो कोई यूनिट नहीं होती, इट इज ए डायमेंशनलेस और यूनिटलेस क्वांटिटी। तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 1/,
सेकेंड, और वी कैन से इसकी यूनिट होती है सेकेंड इनवर्स, और इसको बोलते हैं हम लोग हर्ट्ज। ये हमारी यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की। डिनोट करने के लिए हमारे पास इसका सिंबल होता है न्यू। नेक्स्ट पैरामीटर की अगर हम लोग बात करें तो हमारा पैरामीटर आता है एनर्जी। क्वांटम मैकेनिक्स में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं जो कि कंसिस्ट करते हैं हमारे डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स विच आर नोन एज फोटॉन्स और क्वांटा। मतलब हमारे पास एनर्जी पैकेट्स जो होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग फोटॉन्स और क्वांटा। अब हर एक फोटोन और एनर्जी पैकेट दैट इज क्वांटा, उसके पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। अगर हम लोग एनर्जी को देखें, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फ्रीक्वेंसी। अगर हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएं तो उसके यहाँ पे हम लोग एक कांस्टेंट लगाते हैं। दिस इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट। एच इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी हालांकि कांस्टेंट है तो इसकी फिक्स्ड वैल्यू होगी। फिक्स्ड वैल्यू इसकी होती है 6.603 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये हमारी एनर्जी की वैल्यू होती है, पर्टिकुलरली फोटोन में कितनी एनर्जी होगी, डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ या फिक्स्ड अमाउंट इसकी कितनी एनर्जी होगी, दैट इज नोन एज एच न्यू। हालांकि और हम लोग न्यू को जानते हैं, हम लोग न्यू को चेंज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिनोट करते हैं c बाई लैम्डा से। अब ये c बाई लैम्डा को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, सब्सटीट्यूट कर दे अगर हम लोग, तो E इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा। ये हमारी एनर्जी की इक्वेशन होती है। वन क्वांटा एनर्जी हमारे पास एच न्यू के इक्विवेलेंट होती है। ये था हमारे डिफरेंट पैरामीटर्स। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग ने देखा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, इसकी नीड क्यों पड़ी। नेक्स्ट हमने देखा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरैक्शन विद दैट ऑफ मैटर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के कितने डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। उन पैरामीटर्स में हमने देखा वेवलेंथ क्या होती है, वेव नंबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है। ये डिफरेंट पैरामीटर्स हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के। कमिंग लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स, ओरिजिन कैसे होती है हमारा इंटरैक्शन का, कैसे हमारे इंटरैक्शंस होते हैं, और सारे लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी के पूरे बारे में। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी डाउट हो तो अपने डाउट को नीचे कमेंट सेक्शन में नोट कर दीजिएगा। थैंक यू।